हेलो एंड वेलकम टू द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज एनालिसिस। तो दोस्तों आज की डेट है 29 जनवरी ऑफ 2019 और यहाँ हम डिस्कस करते हैं वो सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। सो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर आईएएस, एनडीए, सीडीएस, सीएपीएफ और एसएससी, दिस वीडियो इज गोना बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। तो सबसे पहले देखते हैं कि वो कौन से आर्टिकल्स है जो आज हम यहाँ डिस्कस करने हैं। एडिटोरियल पेज पे लेफ्ट साइड पे जो आर्टिकल आया हुआ है ये सीबीआई से रिलेटेड आया है। अब यहाँ पे आप जैसे कि आप जानते हैं जो रिसेंटली केस चल रहा है वीडियोकॉन और आईसीआईसी बैंक के यहाँ पे जो एमडी थी चंदा कोचर जी, तो उनके खिलाफ ये जो पूरा लगाया हुआ है केस, तो उसके बारे में यहाँ पे अरुण जेटली जी ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे बिना किसी एविडेंस के बहुत सारे लोगों को यहाँ पे अक्यूज किया गया है। यहाँ पे मैं ना सिर्फ इन 3 लोगों के बारे में बात कर रहा हूँ, और भी बहुत सारे लोग हैं जो प्रेजेंटली आईसीआईसी बैंक में यहाँ काम करते हैं, तो उनके ऊपर भी यहाँ पे चार्जेस लगा दिए गए हैं। अब अरुण जेटली जी ये बोल रहे हैं कि अगर आप ऐसा करते हैं तो कहीं ना कहीं जो लोगों का फेथ है इन बैंक्स में वो रिड्यूस हो जाएगा, जबकि आपके पास वो रिलेवेंट एविडेंस भी नहीं है इस वक्त। तो वही सारी चीजों को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे इस आर्टिकल में। उसकी ठीक नीचे वाला जो आर्टिकल है यहाँ पे ये एसर रिपोर्ट के बारे में है। एसर रिपोर्ट में दोस्तों यहाँ पे हम एजुकेशन हमारे कंट्री में कैसा चल रहा है उसके बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्यू देता है। अब उसी के साथ साथ जो एसर रिपोर्ट है ये डेवलप करता है एक एनजीओ जिसका नाम है प्रथम। अब इसके अंदर बहुत सारे यहाँ पे जो डिटेल्स है उसको हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। उसी के साथ साथ इस आर्टिकल में डिस्कस ये कर रहे हैं कि दिल्ली गवर्नमेंट क्या यहाँ पे इनिशिएटिव लेने वाले हैं ताकि एजुकेशन जो यहाँ पे दिल्ली में वो कैसे इंप्रूव हो सकता है। काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसमें बहुत सारे रेलेवेंट पॉइंट्स है जो हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो सेंटर में आर्टिकल है ये यूएस और तालिबान से रिलेटेड है। जैसे कि आप जानते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स ने डिसाइड किया था कि वो सीरिया और अफगानिस्तान से बाहर आना चाहते हैं। अब उनके जो ट्रूप्स वहां पे उन्हें बाहर आने से पहले कुछ ना कुछ उन्हें यहाँ पे उनके साथ जो है डायलॉग करना पड़ेगा, डिस्कशन करना है ताकि वो आसानी से बाहर आ सके। क्योंकि यहाँ पे तालिबान की अगर बात करेंगे तो वहां पे काफी ज्यादा प्रोमिनेंस है अफगानिस्तान में, क्योंकि वो अगर आप बात करेंगे अभी भी वहां पे नेगोशिएशन हो रहे हैं दोहा में, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे रिसेंटली अफगानिस्तान में भी अटैक हुआ है। तो कैसे नेगोशिएशन हिट कर सकते हैं, पाकिस्तान का क्या रोल होने वाला है और सार्क नेशन क्या कर सकते हैं, उन सब चीजों के बारे में इस आर्टिकल में डिस्कस करेंगे। नीचे वाला आर्टिकल दोस्तों एक पर्सनालिटी के बारे में, एक बेसिस पर्सन है जिनका नाम है नाओमी ओसाका। तो ये बेसिकली एक टेनिस प्लेयर है जो कि जापान को रिप्रेजेंट करते हैं, तो उनके बारे में पूरा आर्टिकल आया हुआ है। उसी के साथ साथ कुछ डिटेल्स ये कि इनको ग्रैंड स्लैम 2 बार मिला है। उसके साथ साथ अगर आपको और चीजें जाननी है तो आप ये आर्टिकल पढ़ सकते हैं। इसमें बेसिकली उनके एथनिसिटी के बारे में बताया जा रहा है जो आपके एग्जाम से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको बस नाम पता होना चाहिए। इनका नाम है नाओमी ओसाका जो प्ले करती है टेनिस और कौन सी कंट्री को रिप्रेजेंट करती है, जापान को। उसके बाद राइट साइड पे जो आर्टिकल है काफी इंपॉर्टेंट है, ये रिलेटेड है सीएपीएफ के बारे में, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस, जैसे कि आप जानते हैं जिसके अंदर बीएसएफ आता है, सीआरपीएफ है, आईटीबीपी है, तो इतने सारे फोर्सेस इसके अंदर आते हैं। अब उसको जब लीड करने की बात करते हैं तो यूजुअली कोई आईपीएस ऑफिसर आके उसे लीड करता है। तो यहाँ पे इस आर्टिकल में पूछा जा रहा है कि क्यों ऐसा होता है। यहाँ पे 3 रीजन स्टेट किए गए हैं। जैसे कि बात करते हैं कि अर्लियर टाइम में यहाँ पे सीएपीएफ के अंदर इतनी लीडरशिप नहीं थी कि जो ग्राउंड से जो लोग बैटेलियन में काम करते हैं तो इतना लीडरशिप क्वालिटी नहीं थी तब, इसी वजह से क्या करते थे आईपीएस के जो ऑफिसर वो जाते थे वहां पे डिप्यूटेशन पे। लेकिन अभी पूछा जा रहा है कि अभी तो ऐसी सिचुएशन नहीं है, तो उसी के यहाँ पे आर्गुमेंट्स भी दिए जा रहे हैं और क्यों क्रिटिसाइज किया जाता है वो सारी चीजों को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उसके नेक्स्ट जो आर्टिकल है दोस्तों हमने पहले भी डिस्कस किया, ये बेसिकली हाउस होल्ड एयर पोल्यूशन के बारे में है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि विलेजेस में जब भी आप यहाँ पे मान लीजिए जो काउडंग को यहाँ पे बर्न करके आप एज अ फ्यूल यूज करते हैं, फिर कोई सॉलिड फ्यूल का इस्तेमाल करते हैं जिसको आप बर्न कर रहे हैं, तो उससे जो पोल्यूशन आता है तो उससे भी बहुत ज्यादा क्या है डिसीज फैलती है। उसी को यहाँ पे रिड्यूस करने के लिए हमारे पास यहाँ पे जो एलपीजी की स्कीम्स है, जिसके अंतर्गत यहाँ पे इवन जो उज्ज्वला की स्कीम है, तो उसमें हम कैसे रिड्यूस कर रहे हैं उसके बारे में डिस्कस किया गया। ये हमने पिछले आर्टिकल्स में भी डिस्कस किया हुआ है। नीचे वाला जो आर्टिकल है बेसिकली G20 समिट के बारे में है। यहाँ पे पूरे आर्टिकल में ये बोला जा रहा है कि 2022 में इंडिया एक्चुअली ऑर्गेनाइज करने वाला है G20 समिट को। अब उसमें आपको ये पता होना चाहिए जैसे कि अगर हम मान लीजिए अगर आपको ओलंपिक्स को यहाँ पे ऑर्गेनाइज करना है तो बहुत सारे यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम्स मिलती है। उसी तरीके से अगर G20 की बात करेंगे तो G20 में सबसे पहले आपको यहाँ पे जो यहाँ पे हमारे प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर होंगे तो वो एक्चुअली से लीड करने वाले हैं। तो मतलब जितना भी यहाँ पे एजेंडा होगा तो वो एक्चुअली रखा जाएगा हमारे प्रेसिडेंट के द्वारा। अगली बात दोस्तों यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करेंगे और उसी के बाद अगर आप देखेंगे कि एक पूरी इंटेलेक्चुअल जो यहाँ पे नॉलेज वो हमारा बढ़ेगा, क्योंकि लोगों को समझ में आएगा कि इंडिया के पास क्या पोटेंशियल है, कैसे हमारी सोच है, तो उन सब चीजों के बारे में पूरे वर्ल्ड को पता चलेगा। और ये बताया जा रहा है कि G20 जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है जहां पे जो प्रोमिनेंट लीडर्स है वो आते हैं, मिलके यहाँ पे इकोनॉमिक चीजों पर डिस्कशन करते हैं। तो कैसे वो प्रोमिनेंस बढ़ा सकता है एज अ प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं इंडिया को, तो उन सब चीजों के बारे में डिस्कस किया जा रहा है इस आर्टिकल में। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे आज का मैप, वो है ऑस्ट्रेलिया। जैसे कि आप जानते हैं कल हम लोगों ने अर्मीनिया डिस्कस किया था और आज हम जो कंट्री डिस्कस करेंगे वो है ऑस्ट्रेलिया। सबसे पहले आप यहाँ पे मैप पे उसकी लोकेशन देखिए। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है, उसकी कैपिटल आपको बेसिकली कैनबरा नजर आएगी। उसी के साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज है जैसे कि यहाँ पे मेलबर्न देखिए, सिडनी देखिए।
उसके साथ साथ आपसे एक और सवाल ये पूछा जा सकता है कि बताइए ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन क्या ऑस्ट्रेलिया से पास होता है या नहीं होता है। अगर आप यहाँ पे नेक्स्ट मैप पे देखें तो आपको नजर आएगा यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है जो एक्चुअली ऑस्ट्रेलिया के बीच में से निकलता है। उसके बाद अगर बात करेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे जो प्रोमिनेंट यहाँ पे आपको जो लेफ्ट साइड पे एरिया दिखता है वो यूजुअली यहाँ पे हैबिटेबल नहीं है क्योंकि यहाँ पे काफी ज्यादा डिजर्ट मिलते हैं। तो उसी वजह से ज्यादातर जो हैबिटेशन है वो आपको इस रीजन में मिलेगा। यहाँ पे इस रीजन में ज्यादातर लोग रहते हैं, इसी वजह से जितनी भी मेजर सिटीज है ना आपको मिलते हैं, कैनबरा, मेलबर्न, सिडनी, वो सब आपको इस तरफ मिलती है। अगला दोस्तों आपके लिए सवाल है कि बताइए अमूल ने रिसेंटली कैमल मिल्क को फर्स्ट टाइम लॉन्च किया है अंडर दी अमूल कैमल मिल्क। तो बताइए कौन से स्टेट में से लॉन्च किया गया है। आपके पास चार ऑप्शन है, गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है और है नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है दोस्तों गुजरात। तो गुजरात वो पहली जगह है जहां पे कैमल मिल्क को यहाँ पे प्रोड्यूस किया गया है बाई अमूल। अगला दोस्तों सबसे पहले डिस्कस करेंगे सीबीआई से रिलेटेड जितना भी इशू है। उससे पहले मैंने आपको पहले भी बताया कि पूरा इशू क्या चल रहा है बिटवीन आईसीआईसी बैंक और वीडियोकॉन को, ये जिन्होंने पैसे भेजे हैं। तो सबसे पहले ब्रीफली समझ लेते हैं कि हुआ क्या है। तो यहाँ पे अगर नीचे देखेंगे इनका नाम है चंदा कोचर। तो ये बेसिकली आईसीआईसीआई बैंक यहाँ पे सीईओ और एमडी भी थी। अब यहाँ पे इनके हस्बैंड का नाम है दीपक कोचर। अब इन दीपक कोचर और जो यहाँ पे वेणुगोपाल धूत है, तो धूत जी की एक कंपनी जिसका नाम है वीडियोकॉन ग्रुप। अब इन दोनों ने मिलकर एक कंपनी बनाई जिसका नाम है न्यू पावर। अब इसके अंदर दोनों के पास 50-50% शेयर थे। लेकिन हुआ ये कि थोड़े सालों बाद 2009 के आसपास इन्होंने पूरे शेयर किसको दे दिए, दीपक कोचर को दे दिए। और उसी टाइम में हुआ ये कि जो आईसीआईसी बैंक ने इनको बहुत बड़ा लोन दिया, समवेयर अराउंड 3250 करोड़ का लोन। उसमें भी हमें बाद में पता चला कि समवेयर अराउंड 2810 जो है वो एनपीए बन चुका है, जो अब वापस नहीं मिलने वाला है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये उठाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे डील हुई है दीपक कोचर और यहाँ पे वेणुगोपाल धूत के बीच में, जिस वजह से जो पूरा न्यू पावर है, जो कंपनी आप देख रहे हैं, इसका पूरा शेयर होल्डिंग दे दे दीपक कोचर को और यहाँ पे उसके बदले में आईसीआईसी बैंक के द्वारा इनको यहाँ पे लोन दिया गया है। उसमें भी बहुत सारा जो लोन है वो एनपीए बन चुका है। तो पूरी कंट्रोवर्सी यहाँ पे इसी वजह से मच गई है। और यहाँ पे सवाल उठाए जा रहे हैं इन सब लोगों पे कि यहाँ पे कहीं ना कहीं एक नेक्सस बना है। और दूसरा सवाल ये पूछा जा रहा है कि अगर आईसीआईसी बैंक जैसा एक इंपॉर्टेंट बैंक अगर यहाँ पे ऐसा फ्रॉड हो जाता है तो कहीं ना कहीं लोगों का यहाँ पे जो पैसा जो बैंक में है वो कहीं ना कहीं इफेक्ट हो सकता है। और दूसरी बात आपको यहाँ पे ये इस आर्टिकल में ये डिस्कस किया जा रहा है कि ना सिर्फ इन तीन लोगों के खिलाफ, इवन जो अभी भी आईसीआईसी बैंक में जो बैंकर्स है उनके खिलाफ भी चार्जेस लगा दिए गए हैं सीबीआई के द्वारा। लेकिन यहाँ पे अरुण जेटली जी ये बोल रहे हैं कि विदाउट इनफ एविडेंस यहाँ पे लोगों पे अगर आप ऐसा लगा देते हैं तो लोगों की जो फेथ है वो कम हो जाएगी। इससे क्या होगा, ऐसा हो सकता है कि बैंकिंग क्राइसिस आता है जहां पे लोग अपना जो पैसा है वो विड्रॉ करना शुरू करेंगे। और किसी भी बैंक में एक टाइम पे इतना पैसा नहीं होता कि सारे डिपॉजिटर का आके पैसा ले लेते हैं तो उनके पास इतना पैसा अवेलेबल हो। तो इसी वजह से इस क्राइसिस को अवॉइड करेंगे। अरुण जेटली जी ये बोल रहे हैं कि आप यहाँ पे ध्यान देकर ये डिसाइड कीजिए कि कौन यहाँ पे एक्चुअली सच में अक्यूज है और कौन नहीं है। बिना यहाँ पे एविडेंस के ऐसा नहीं करना चाहिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे बोला जा रहा है कि यहाँ पे जो कन्विक्शन रेट है सीबीआई का वो काफी ज्यादा रिड्यूस हो गया है। उसके बाद आप जैसा जानते हैं कि सीबीआई को यूजुअली माना जाता है कि वो केस्ड पैरट है। अब उसी को स्ट्रॉन्ग करते हुए अरुण जेटली जी ने यहाँ पे सीधा उंगली उठा दी सीबीआई के ऊपर। अब सीबीआई दोस्तों इतना न्यूज में है तो उसके बारे में कुछ बेसिक चीज आपको पता होनी चाहिए कि सीबीआई जो है ये बेसिकली एक प्रीमियर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हमारी कंट्री की। अब इसका जो जुरिसडिक्शन है एक्चुअली मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस और पेंशन के अंदर आता है। और अगर इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो आपको न्यू दिल्ली में मिलेगा। अब इससे रिलेटेड दो इंपॉर्टेंट चीज आपको पता होनी चाहिए कि सीबीआई का जो स्टेट है वो स्टैट्यूटरी नहीं है, क्योंकि इसका जो पूरा पावर है दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट के अंतर्गत आता है, जो कि बेसिकली पार्लियामेंट ने पास नहीं किया। इसी वजह से एक स्टैट्यूटरी बॉडी भी नहीं है। अगला सवाल दोस्तों आपके लिए ये कि बताइए वो कौन सा माउंटेनियर है जिनको यहाँ पे कन्फर किया गया है पद्म भूषण इन 2019 अवार्ड में। तो यहाँ पे आपके पास चार ऑप्शन है, बचेंद्री पाल है, अरुणिमा सिन्हा है, मलवत पुरना है और संतोष यादव है। तो बताइए किनको ये अवार्ड दिया गया है। तो पद्म भूषण दोस्तों बहुत सारे लोगों को यहाँ पे दिया गया है, ऑलमोस्ट 14 लोगों को दिया गया है। तो सबके नाम आपको एक साथ याद नहीं होंगे, तो एक ही करके हम सवाल में यहाँ पे समझ जाएंगे। तो ये जो अवार्ड है बचेंद्री पाल जी को दिया गया है। अगला दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल हम बात करेंगे एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट के बारे में। ये जो एसर रिपोर्ट है इसमें बहुत सारा इंपॉर्टेंट डेटा होता है जो आप किसी भी एग्जाम में यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर स्टैटिस्टिक्स की बात करेंगे तो यहाँ पे होता ये कि जितने भी जो एनजीओ है प्रथम, तो इसके अंदर जितने भी लोग हैं वॉलंटियर्स ये जाते हैं हर स्कूल में और जाके पता लगाते हैं जैसे कि यहाँ पे मिड डे मील दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं। तो उसी के बाद देखते हैं ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी अवेलेबल है या नहीं है, या टॉयलेट अवेलेबल है, गर्ल्स टॉयलेट अवेलेबल है, प्ले ग्राउंड अवेलेबल है, लाइब्रेरी है या नहीं है। तो इन सब चीजों पर यहाँ पे एनालिसिस किया जाता है। उसके बाद यहाँ पे स्टूडेंट से जाके सवाल पूछे जाते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पे पता लगाया कि ए स्टैंडर्ड के बच्चे जो हैं वो यहाँ पे डिवीजन नहीं कर पा रहे हैं, जैसे कि 3 डिजिट को डिवाइड करने के लिए भी कैपेबिलिटी उनके पास नहीं है, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स को इन्होंने यहाँ पे आइडेंटिफाई किया है। तो कहीं ना कहीं अगर आपको लगता है कि अगर ये जो लर्निंग आउटकम अगर रिड्यूस हो रहा है तो उसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि बच्चा ठीक से पढ़ नहीं रहा है, इसके बहुत सारे अलग रीजन हो सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक से डेवलप नहीं हुआ है, यहाँ पे जो टीचिंग कैपेबिलिटीज है वो अच्छे डेवलप नहीं हुई है। तो इन सब चीजों को यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले इस आर्टिकल में बोला जा रहा है कि ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द चिल्ड्रन
जिनको यहाँ पे स्टडी किया गया था उसमें जो 5th स्टैंडर्ड के जितने बच्चे हैं वो एक्चुअली 3rd क्लास के जो बुक्स है उसको पढ़ नहीं पा रहे हैं। और जैसे कि आप जानते हो जो रीडिंग कैपेबिलिटी है वो काफी बेसिक चीज है जो एक्चुअली सबके पास होनी चाहिए। तो वो एक्चुअली कैसे हम एनहांस कर सकते हैं उसके बारे में दिल्ली गवर्नमेंट ये बोल रहा है कि सबसे पहले हम यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करेंगे, उसके बाद यहाँ पे टीचर्स को लेकर आएंगे जो यहाँ पे अच्छे से पढ़ा सके, जो स्टूडेंट्स को यहाँ पे जो नॉलेज है वो अच्छे से दे सके। दूसरी बात यहाँ पे की जा रही है जो पूरी मीटिंग होने वाली वो एक्चुअली मेगा पेरेंट टीचर मीटिंग की तरह होने वाली है, जिसके अंतर्गत इवन अगर आप यहाँ पे सोशली मार्जिनलाइज फैमिली से आ रहे हैं तो उनको भी यहाँ पे एक एम्पावर किया जाएगा, बताया जाएगा कि कैसे आप एजुकेशन से आप जो अपनी लिविंग स्टैंडर्ड से इंप्रूव कर सकते हैं। उसके बाद कहीं ना कहीं जो पूरी अकाउंटेबिलिटी है ये स्टूडेंट से लेकर यहाँ पे टीचर्स और स्कूल के ऊपर डाली जाएगी। क्योंकि अगर बात करेंगे अगर आपके डिस्ट्रिक्ट में अगर कोई बच्चा अगर यहाँ पे पढ़ लिख नहीं पा रहा है तो ये एक्चुअली उसकी गलती नहीं है, ये एक्चुअली स्टेट की गलती है। तो इसको यहाँ पे अकाउंटेबल बनाया जा रहा है स्कूल और यहाँ पे जो टीचर्स के ऊपर। अगली बात करेंगे दोस्तों क्वालिटी ऑफ एजुकेशन और जो टीचिंग हमारे कंट्री में मिलती है। अब इसको इंप्रूव करने के लिए आपको बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ेगा। एक तो हमारी कंट्री में ऑलरेडी टीचर्स की जो यहाँ पे नंबर है काफी रिड्यूस है, अब उसको आप यहाँ पे बूस्ट करने के लिए सबसे पहले उन्हें इंसेंटिवाइज करने की जरूरत है। उन्हें यहाँ पे अगर आप अच्छा पैकेज देते हो तो ऑब्वियस सी बात है ज्यादा से ज्यादा लोग जो है टीचिंग प्रोफेशन को ज्वाइन करेंगे। अब उसी के साथ साथ यहाँ पे करिकुलम जो है हमारा वो बहुत सालों से चेंज नहीं हुआ है और जैसे जैसे हमारा यहाँ पे न्यू एरा आ रहा है हमारे जो यहाँ करिकुलम है उसमें भी यहाँ पे एडवांसमेंट होने चाहिए। यहाँ पे बात करें कि यहाँ पे एक इनोवेटिव करिकुलम लेके आने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ पे एक हैप्पीनेस करिकुलम की बात कर रहे हैं। इसके बारे में कुछ ज्यादा बताया नहीं गया है लेकिन कोशिश ये की जाएगी कि यहाँ पे जो लर्निंग और जो टीचिंग प्रोसेस है उसे ज्यादा जो है इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश की जा रही है। अगला दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिक जो एसर रिपोर्ट में दिया गया है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि 40% जो स्टैंडर्ड 8th क्लास में जो पढ़ रहे हैं वो एक्चुअली सिंपल डिवीजन नहीं कर पा रहे हैं। इसके अंदर दोस्तों पूरे सर्वे में 26,000 बच्चों को यहाँ पे सर्वे किया गया था, 97 स्कूल्स को विजिट किया गया था और टोटल डिस्ट्रिक्ट कवर किया 33। अब इसमें दोस्तों पता ये चला कि भले ही हमने इंप्रूव किया है ओवर द ईयर्स, अगर देखेंगे यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स की तो 2008 से लेकर 2018 में हमने इंप्रूव किया है लेकिन वो अभी भी इतना अच्छा नहीं है कि हम उसे बोझ कर सके। तो उसी के संदर्भ में जो एसर रिपोर्ट है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसी के साथ अगर बात करेंगे कि अगर एजुकेशन की बात करते हैं तो इवन हमारे यहाँ कंट्री में अडल्ट एजुकेशन होता है कि मतलब जो यहाँ पे मान लीजिए 50 या 60 की एज क्रॉस कर चुके हैं लेकिन एजुकेशन काफी इंपॉर्टेंट होता है, तो उनको कैसे एम्पावर कर सकते हैं उसके बारे में भी हमने डिस्कस किया पिछले आर्टिकल्स में। जैसे कि यहाँ पे अगर आपको पंचायती राज में अगर यहाँ पे इलेक्शन लड़ना है तो मिनिमम एजुकेशन क्राइटेरिया भी लगा दिया गया था लेकिन इसको अभी हटा दिया गया है राजस्थान और हरियाणा में। लेकिन आपको समझना होगा कि कोशिश यही थी कि यहाँ पे जो भी यहाँ पे इलेक्ट होकर आ रहा है वो एक्चुअली रोल मॉडल बन सकता है। तो इसी वजह से जो एजुकेशन है वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी सोसाइटी के लिए। अगला आर्टिकल है दोस्तों अफगान ट्रिफेक्टा के बारे में। तो ट्रिफेक्टा का मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि एक बेटिंग का एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर आप बताते हैं कि अगला 3 कार्ड क्या होने वाला है। अगर आपने तीनों करेक्ट बता दिए हैं तो उसे ट्रिफेक्टा बोलते हैं। तो इसी तरीके से बोला जा रहा है कि अफगानिस्तान में जो पूरा सीन चल रहा है उसके बाद अगर यूएस बाहर आ जाता है तो उसके बाद क्या हो सकता है, पाकिस्तान का क्या होगा, इंडिया में क्या रिलेशन होने वाले हैं अफगानिस्तान के साथ, उन सब चीजों के बारे में बताया जा रहा है। सबसे पहले आपको समझना ही है कि यूएस जो है वो अफगानिस्तान में बहुत सालों से रोल प्ले कर रहा है। उससे पहले इस आर्टिकल को डिस्कस करने पहले एक कुछ बेसिक चीजें डिस्कस कर लेते हैं कि यूएस का क्या यहाँ पे इन्फ्लुएंस रहा अफगानिस्तान में। तो पूरी शुरुआत दोस्तों हुई थी 2001 में। तो जैसे कि आप जानते हैं 9/11 जो अटैक हुआ था उसके बाद जो पूरा यहाँ पे ओनरशिप लगा दी गई थी, यहाँ पे जो बुश है तो उन्होंने यहाँ पे बोल दिया था कि अफगानिस्तान में ही जितने भी प्रिपरेटर्स है टेररिज्म के तो वो एक्चुअली वहां से शुरू हो रहे हैं। तब से दोस्तों यूएस ने यहाँ पे एयर स्ट्राइक्स करना शुरू कर दिया अक्टूबर के मंथ से 2001 में ही, जहां पे जो तालिबान के जितने भी ग्राउंड एरिया उन पर अटैक करना शुरू कर दिया। अब कहीं ना कहीं तालिबान को लगा कि जो यूएस है काफी प्रोमिनेंट रोल प्ले कर रहा है, इसी वजह से उन्होंने रिट्रीट करना शुरू कर दिया। और दिसंबर 5 अगर 2001 की बात करेंगे तो यहाँ पे हामिद करजाई, तो इनको एक्चुअली नेम किया गया था इंटरिम लीडर ऑफ अफगानिस्तान गवर्नमेंट। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट वॉर हुई थी जिसे कहते हैं तोरा बोरा वॉर। अब ये तोरा बोरा एक एक्चुअली जगह है जिसके यहाँ पे वॉर हुई थी अफगानिस्तान रीजन में। उसके बाद अगर 2002 से 4 के बीच में बात करेंगे दोस्तों यूएस ने बहुत सारे यहाँ पे जो ऑपरेशन से लॉन्च किया, उसमें से एक इंपॉर्टेंट ऑपरेशन एनाकोंडा, जिसके अंतर्गत तालिबान फोर्सेस को यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे एंगेज किया था इन अ पर्टिकुलर प्रोविंस जिसका नाम है यहाँ पे पतकाई। अब इसमें यहाँ पे इन्होंने जब यहाँ पे एंगेज किया उसके बाद यहाँ पे हामिद करजाई को कंफर्म कर दिया कि ये प्रेजेंट बनेंगे अफगानिस्तान के। उसके बाद धीरे धीरे यूएस ने क्या किया, यहाँ पे टीम बिल्डिंग की, उसके बाद यहाँ पे जो रिकंस्ट्रक्शन एक्टिविटी शुरू की, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप डेवलपमेंट नहीं करते किसी कंट्री में तो लोग आप पे सवाल उठाएंगे कि आप यहाँ पे हमारी कंट्री में आए क्यों हैं। तो इसी वजह से यूएस ने धीरे धीरे जो है वो डेवलपमेंट किया। उसके बाद नाटो फोर्सेस ने भी यहाँ पे पावर लेकर आए और अफगानिस्तान में जितने भी तालिबान है उनको यहाँ पे अटैक करना शुरू किया। अब धीरे धीरे अफगानिस्तान रीजन में जो है यहाँ पे इलेक्शन होना शुरू किया, यहाँ पे लोगों का जो भरोसा डेमोक्रेसी पे धीरे धीरे शुरू हुआ। लेकिन अगर यहाँ पे 2005 से 9 के बीच में बात करेंगे तो अब यहाँ पे जो प्रेसिडेंट बुश और करजाई के बीच में यहाँ पे एक नई स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की शुरुआत हुई जिसके अंतर्गत यूएस और अफगानिस्तान ने आपस में बातचीत करनी शुरू की। लेकिन आपको यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज ये समझनी है कि आज तक अफगानिस्तान पे किसी भी बाहरी फोर्स ने ज्यादा देर तक रूल
कंट्रोल नहीं किया है। और अफगानिस्तान में एक और इंपॉर्टेंट चीज ये आपको समझनी है कि उसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन ऐसी है कि वहां पे आपको अगर आसपास की कंट्री का सपोर्ट नहीं है तो आप ज्यादा देर कुछ कर भी नहीं सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अगर सितंबर 5 की बात करेंगे तो 2005 से 9 के बीच में यहाँ पे पहली बार इलेक्शन हुआ जहाँ पे अच्छे से यहाँ पे वोटिंग भी हुई। उसके बाद काफी ज्यादा वॉयलेंस फिर से तालिबान में स्ट्रांग होने लगा। उसके बाद बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट की लीडर्स है उनकी यहाँ पे डेथ हो गई। तो यहाँ पे ओबामा जी ने यहाँ पे ये डिसाइड किया कि 17,000 और ट्रूप्स को भेजा जाएगा अफगानिस्तान में। अब यहाँ पे चलते हैं 2009 से 11 के बीच में। अब यहाँ पे फिर से आप देख रहे हैं कि तालिबान और जो यूएस की फोर्स है उनके बीच में बहुत ज्यादा यहाँ पे फाइट शुरू हो गई। उसके बाद यहाँ पे अगर बात करेंगे कि जो यहाँ पे री इलेक्शन हुआ फिर करजाई जी फिर से जीत कर आए। अब यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट ऑपरेशन जिसका नाम है ऑपरेशन मोस्तारक। इसके अंतर्गत जितने भी तालिबान के बाद जितने भी स्ट्रॉन्ग होल्डर्स थे जिनके कमांडर का नाम है बरादार, तो इनको यहाँ पे कैप्चर किया गया। उसके बाद यहाँ पे जो यूएन है ईयू है उन्होंने काफी ज्यादा सपोर्ट किया अफगानिस्तान को। अब प्रॉब्लम दोस्तों ये है कि इवन 2011 में आपको पता होगा कि यहाँ पे अलकायदा के जो लीडर थे ओसामा बिन लादेन, जिनको यहाँ पे पाकिस्तान में हिट कर दिया गया, मार दिया गया था अंडर यूएस ऑपरेशन में। उसके बाद दोस्तों थोड़ी चीजें यहाँ पे संभल रही थी, लेकिन फिर तालिबान ने यहाँ पे इतना ज्यादा पावर कैप्चर किया पूरे अफगानिस्तान रीजन में कि आप रिसेंटली भी जानते हैं कि जो 2018 की बात करेंगे तो इलेक्शन टाइम में उन्होंने यहाँ पे मिनिस्ट्री के अंदर घुस के उन्होंने अटैक किया है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे बुलाया जा रहा है कि जो यहाँ पे पूरा जो कॉस्ट ऑफ वॉर है वो एक्चुअली अगर 2014 की बात करेंगे तो समवेयर अराउंड 468 बिलियन आया था यूएस को। अब इतना जो है डिफेंस में अगर एक्सपेंडिचर करेगा यूएस, तो कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप इससे खुश नहीं थे, तो उन्होंने डिसाइड किया कि सीरिया और अफगानिस्तान से बाहर आना है। अब मैंने आपको पूरी हिस्ट्री बता दी है। अब डिस्कस करते हैं कि पूरे आर्टिकल में डिस्कस क्या किया जा रहा है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि अमेरिका का जो प्रेजेंस है वो एक्चुअली 2001 से रहा है, और अभी उन्होंने डिसाइड इसलिए किया क्योंकि कहीं ना कहीं जो मिलिट्री एक्सपेंडिचर वो काफी ज्यादा बढ़ गया है, और अगर मिलिट्री सोल्यूशन या असली सोल्यूशन होता तो अब तक हमें मिल चुका होता। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि यमन में भी सेम चीज हो रही है। यहाँ पे सऊदी अरेबिया और ईरान की सोच रहा है कि मिलिट्री सोल्यूशन ही यहाँ पे यमन में क्या है पीस लेकर आ सकता है। लेकिन अगर आपको समझना होगा कि अगर इतने सालों से अगर नहीं आया तो ऑब्वियसली बात आपको डायलॉग के साथ शुरू करनी होगी। और यमन के बारे में आपको ये भी पता है कि वहां पे ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस आ चुका है। अब यहाँ पे इस आर्टिकल में डिस्कस ये किया जा रहा है कि अफगानिस्तान में अगर यहाँ पे यूएस बाहर आ जाता है तो उसके बाद हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं अफगानिस्तान के रिलेशन के लिए, क्योंकि हमने अफगानिस्तान में बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किया हुआ है। इवन तो चाबहार पोर्ट हम बना रहे हैं ईरान में, वो इसलिए बनाया जा रहा है ताकि हम सेंट्रल जो हमारा एशिया है उसके साथ कनेक्ट कर सके। अगली बात यहाँ पे बोला जा रहा है कि यहाँ पे जो यूएस के रिप्रेजेंटेटिव जिनका नाम है जलमाई खालिजाद, तो ये एक्चुअली नेगोशिएट कर रहे हैं तालिबान के साथ। कहां पे कर रहे हैं? दोहा में कर रहे हैं। दोहा बेसिकली एक सेंटर है जहां पे तालिबान और जो यूएस के यहाँ पे जो रिप्रेजेंटेटिव है तो वो एक्चुअली डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन एज दे आर स्पीकिंग ऑफ इट और जो यहाँ पे डिस्कशन हो रहा है, इवन यहाँ पे तालिबान भी अटैक कर रहा है ऑन द बैक एंड पे। तो कहीं ना कहीं आपको समझना हो कि हम यहाँ पे कभी डिस्टिंग्विश नहीं करते गुड तालिबान और बैड तालिबान के बीच में, क्योंकि तालिबान एक तालिबान है जो एक्चुअली जो है जो असली अफगान गवर्नमेंट है उसको यहाँ पे हटाने की कोशिश कर रहा है। और उसके बाद यहाँ पे आपको समझना है कि तालिबान जो है वो फाइट करता ही रहेगा काबुल को। अब इसी में एक इंपॉर्टेंट एंगल है वो है पाकिस्तान का एंगल, क्योंकि अगर आप बात करेंगे यूएस पाकिस्तान के बीच में एक सिनर्जी आपको इसलिए नजर आती है क्योंकि पाकिस्तान यूएस को काफी हेल्प करता है अफगानिस्तान में पीस प्रोसेस की शुरुआत करने के लिए। अगर यूएस बाहर चला जाए तो पाकिस्तान के साथ कैसे यहाँ पे रिलेशन रहने वाले हैं और इंडिया का क्या रोल रहने वाला है उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा था। लेकिन हमने पिछले आर्टिकल में डिस्कस किया कि सार्क एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। लेकिन सार्क किस वक्त ठंडे बस्ते में क्यों है? ठंडे बस्ते में क्योंकि सार्क में आप जैसे कि जानते हैं इवन पठानकोट का जो यहाँ पे टेररिस्ट अटैक हुआ इंडिया में, उसके बाद से हमने सार्क की मीटिंग अटेंड करना बंद कर दिया। तो यहाँ पे सवाल ये उठाया जा रहा है कि सार्क जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है अगर इंडिया पाकिस्तान यहाँ पे कोऑर्डिनेट करेगा फॉर अफगानिस्तान पीस प्रोसेस। अगला मैंने आपको पूरा अच्छे से बता दिया है कि यहाँ पे कौन सा पूरा प्रोसेस रहा है कि यूएस का पूरा रोल जो अफगानिस्तान में रहा है। उसके बाद जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो है अबाउट सीएपीएफ। सीएपीएफ जैसे कि आप जानते हैं इसके अंतर्गत बहुत सारे फोर्सेस आते हैं, जैसे कि बीएसएफ है, आईटीबीपी, एसएसबी है, सीआईएसएफ है और सीआरपीएफ है। अब इसमें ये पूछा जाता है जब भी इनके लीडर की बात करते हैं तो यूजुअली वो हेड होता है आईपीएस ऑफिशियल। यहाँ पे सवाल ये उठाया जा रहा है कि ऐसा क्यों किया जाता है। सबसे पहले ये बोला जाता है कि यहाँ पे कि जो एक्सपीरियंस है, अगर आईपीएस ऑफिसर को अगर यहाँ पे बीएसएफ या फिर सीआरपीएफ का अगर उसे लीड बना देते हैं तो कहीं ना कहीं उस बंदे के पास बैटेलियन का कोई एक्सपीरियंस नहीं होता, क्योंकि वो यहाँ पे ग्राउंड से उठ के नहीं आया है, उसको पता नहीं कि यहाँ पे क्या मोरल है यहाँ पे बैटेलियंस का। तो कैसे आप ऐसे बंदे को लीडर बना सकते हैं? ये पहला है कि आईपीएस ऑफिसर को क्यों बना रहे हो लीडर सीएपीएफ या बीएसएफ का। अगला यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि पहले की बात करेंगे तो सीएपीएफ में कोई इनहेरेंट लीडर नहीं था, क्योंकि वो काफी स्टार्टिंग फेज पे था तो तब नहीं थे। लेकिन अभी तो हमारे पास केपेबल लीडर्स है जो अपने आप को गवर्न कर सकते हैं, तो अभी भी क्यों आईपीएस ऑफिसर को यहाँ पे एज अ डिप्यूटेशन में भेजा जाता है। तीसरा बात ये बोला जा रहा है कि जो सीएपीएफ अगर उसका कैरेक्टर दें तो थोड़ा सा क्वासी मिलिट्री है। ये आईपीएस का जो यहाँ पे सिविल नेचर उससे थोड़ा सा अलग है, तो इनको यहाँ पे आईपीएस ऑफिसर से दौरान लीड करना थोड़ा सा गलत रहेगा, ऐसा बोला जा रहा है। लेकिन इसी का काउंटर इसी आर्टिकल में बोला जा रहा है कि यहाँ पे अर्लियर टाइम से बात करेंगे तो आईपीएस ऑफिसर को एक्चुअली डिप्यूटेशन में भेजा जाता है बैटेलियन कंट्रोल करने के लिए, तो यहाँ पे उनको समझ में आता है कि कैसे यहाँ पे कोऑर्डिनेट करना है। दूसरे आर्ग्यूमेंट को यहाँ पे नेगेट करने के लिए ये बोला जा रहा है कि यहाँ पे सीएपीएफ अभी भी तैयार नहीं है कि लीडरशिप क्वालिटी को यहाँ पे अटेन करने के लिए। इसी वजह से आईपीएस ऑफिसर के पास काफी ज्यादा ग्राउंड यहाँ पे जो है
नॉलेज होता है, इसी वजह से उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन हम जानते हैं कि सीएपीएफ काफी ज्यादा यहाँ पे नक्सल एरिया में ऑपरेट करते हैं, उनके पास ये लीडरशिप क्वालिटी एग्जिस्ट करती है। और तीसरा अगर दोस्तों यहाँ पे बात करेंगे कि जो क्वासी मिलिट्री नेचर है उसके बारे में क्लियरली ये बोला जा रहा है कि सीएपीएफ जो है ये एक प्राइमरी रिजर्व रिसोर्स है। मतलब यहाँ पे असली जब भी अगर प्रॉब्लम होती है तो एक्चुअली जो सिविल हमारे पास जो पुलिस है वो एक्ट करेगी या फिर मिलिट्री एक्ट करेगी, जो सीएपीएफ है हमेशा रिजर्व में रहती है। तो ऐसा इस आर्टिकल में बोला जा रहा है। उसके बाद दोस्तों आपको ये समझना है कि यहाँ पे कंक्लूजन में ये बोला जा रहा है कि अगर आपको कोई भी रिफॉर्म लेकर आना है सीएपीएफ में तो आपको समझना ही होगा कि पुलिस और मिलिट्री के बीच में डिस्टिंक्शन हमेशा मेंटेन करने की जरूरत है। उसी के बाद दोस्तों यहाँ पे एक और चीज ये बताई जा रही है कि ऑल इंडिया सर्विसेज, जिसके अंतर्गत हमारे पास यहाँ पे आईएएस होता है, आईपीएस होता है और आईएफएस होता है। यहाँ पे आईएफएस दोस्तों इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज है। अब इसके बाद बोला जा रहा है कि इसको कंप्लीटली या तो हटा दीजिए या फिर सीएपीएफ को एक्चुअली ऑल इंडिया सर्विस का स्टेटस दे दीजिए। इसके बारे में नेगोशिएशन किया जा रहा है इस आर्टिकल में। उसके बाद आपको यहाँ पे मिलिट्री कैरेक्टर, इसके बारे में डिस्कस करने की बात की जा रही है कि सीएपीएफ को एक इंपॉर्टेंट रोल दीजिए, कि सीएपीएफ को या तो कंप्लीटली मिलिट्री बना दीजिए या फिर कंप्लीटली यहाँ पे जो सिविल फोर्सेज उनको यहाँ पे कैसे यहाँ पे सपोर्ट देना है। अगर ये जो मैंडेट अगर क्लियर नहीं होगा तो हमेशा से ये डिस्कशन रहता रहेगा। उसी के साथ साथ यहाँ पे दो एग्जांपल दिए गए हैं। यहाँ पे असम राइफल जो है वो असम सीएपीएफ के अंदर के आते थे, लेकिन अभी उसका जो पूरा यहाँ पे रोल है, नेचर जो है वो कंप्लीटली मिलिट्री हो गया है। उसी तरीके से यहाँ पे जो आरपीएफ है उसका रोल भी काफी ज्यादा बात करेंगे जो है वो सीएपीएफ से काफी ज्यादा हटके हो चुका है। इसी वजह से पूरे आर्टिकल में यही बोला जा रहा है कि अगर यहाँ पे सीएपीएफ के अंतर्गत कोई भी रिफॉर्म लाने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग, तो कोशिश यही रहनी है कि यहाँ पे पुलिस और जो मिलिट्री है उसके कैरेक्टर को यहाँ पे कहीं भी यहाँ पे आपको ब्लर करने की जरूरत नहीं है। अगला सवाल आपके लिए ये कि बताइए इंडिया और एक और कंट्री जिसके साथ यहाँ पे पूरा एक अग्रीमेंट साइन हुआ है फॉर एनर्जी बैंकिंग मैकेनिज्म के लिए, जहां पे सरप्लस जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको यहाँ पे यूजफुल तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। तो बताइए वो कौन सी कंट्री जिसके साथ ये पूरा यहाँ पे जो है अग्रीमेंट साइन हुआ है। आपका चार ऑप्शन है, चाइना है, नेपाल है, बांग्लादेश और अफगानिस्तान है। तो एनर्जी से रिलेटेड ये जो हमारा ये सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी का जो है ये हमने एक्चुअली नेपाल के साथ साइन किया है 25 जनवरी को। अगला दोस्तों पेज 1 पे जो आर्टिकल है ये आईएलएफएस के बारे में आया हुआ है। तो जैसे कि आप जानते हैं समवेयर अराउंड सितंबर 2018 के महीने में ये जो आईएलएफएस का जो क्राइसिस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया था, जिसके अंतर्गत ये अपने जो शॉर्ट टर्म जो इन्होंने लोन उठाए थे उनको ये पे बैक नहीं कर पाए थे। अभी जो रीसेंट न्यूज है ये एक्चुअली आई है आईएलएफएस रेल के बारे में। यहाँ पे बोला जा रहा है इन्होंने बहुत सारी शेल कंपनीज बनाई थी ताकि यहाँ पे जो वर्थ है उसको थोड़ा सा बढ़ा देने के लिए। तो उसके बारे में यहाँ पे अभी भी यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन चल रही है, उसके बारे में पूरा आर्टिकल आया हुआ है। अगला आर्टिकल यहाँ पे बताया जा रहा है कि जैसे कि आप जानते हैं केंद्रीय विद्यालय में यहाँ पे एक पूरा एक जो है यहाँ पे संस्कृत में हम यहाँ पे श्लोक बोलते हैं ड्यूरिंग प्रेयर। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे प्ली को यहाँ पे लिया हुआ है, जिसके अंदर बोला जा रहा है कि जो पूरी प्रेयर है ये जो संस्कृत में ली गई है तो इसका कोई हिंदू का नेचर के साथ कुछ रिलेशन है या नहीं है। क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं आर्टिकल 28 में ये बोला जा रहा है कि अगर आपका कोई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है तो आप वहां पे रिलीजियस टीचिंग नहीं दे सकते हैं। तो उसके बारे में यहाँ पे पूरा यहाँ पे डिबेट चल रहा है सुप्रीम कोर्ट के सामने। और तो देखते हैं कि आज जो फ्यूचर में क्या होने वाला है इसके बारे में। नेक्स्ट जो आर्टिकल है दोस्तों यहाँ पे लेप्रेसी के बारे में है। तो लेप्रेसी बेसिकली एक डिसीज है जिसके अंतर्गत आपको यहाँ पे जो इन्फेक्शन होता है जिसके अंतर्गत आपकी स्किन पे इन्फेक्शन होता है, इवन आपके जो यहाँ पे नर्वस सिस्टम है उस पर डैमेज हो सकता है। उसके अंतर्गत यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो बिहार है वहां पे जो केसेस है काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। ऑलमोस्ट 50,000 न्यू केसेस देखे जाते हैं पर साल इवन बिहार रीजन में। और यहाँ पे जो लेप्रेसी उसके बारे में एक्सप्लेन पेज भी एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जिसके अंतर्गत हम स्टैटिस्टिक्स डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद आपके लिए सवाल ये कि बताइए कौन से फुटबॉल प्लेयर है जिनको यहाँ पे पद्मश्री दिया गया 2019 में। तो बेसिकली आपके पास चार ऑप्शन है यहाँ पे, बाईचुंग भूटिया है, सुनील छेत्री है, गुरप्रीत सिंह संधू है और यहाँ पे सुब्रता पाल है। तो ये जो पद्मश्री दिया गया 2019 में ये दिया गया सुनील छेत्री को। और बहुत सारे लोग हैं जिनको यहाँ पे पद्मश्री दिया गया है। तो हम एक एक करके सारे इंपॉर्टेंट जो है लोग हैं जिनको उनके पद्मश्री दिया गया उनको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अगला दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया लेप्रोसी वर्ल्ड लेप्रोसी डे के संदर्भ में यहाँ पे बताया गया है कि इंडिया काफी ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है व्हेन इट कम्स टू नंबर ऑफ केसेस इन लेप्रोसी। यहाँ पे अगर पहले ग्राफ में देखेंगे जो ब्लू लाइन आप देख रहे हैं, एक मिनट, यहाँ पे जो ब्लू लाइन देख रहे हैं ये बेसिकली वर्ल्ड का है कि मतलब कितने लोगों को यहाँ पे लेप्रेसी है। और ये जो ग्रीन है ये बेसिकली इंडिया है। जैसे कि आप देख रहे हैं ऑलमोस्ट आधे जो लोग हैं वो जिनको लेप्रेसी से यहाँ पे पीड़ित है वो एक्चुअली इंडिया में ही है। यहाँ पे 2008 से लेकर 2017 में देखिए जो इंडिया का रेट है वो काफी ज्यादा बढ़ गया है। उसके बाद अगर यहाँ पे टॉप 5 इंडियन स्टेट्स की बात करेंगे, सबसे पहले आपको यहाँ पे बिहार मिलेगा, फिर यूपी दिखेगा, फिर महाराष्ट्र है, वेस्ट बंगाल है, छत्तीसगढ़ है। ये ऑर्डर आपको यहाँ पे हो सकता है आपको अरेंज करने के लिए मिल सकता है, लेकिन आपको समझना होगा कि बिहार में सबसे ज्यादा जो लेप्रेसी के केस है वो आपको नजर आते हैं। अगला आर्टिकल जैसे कि मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया यूएस और तालिबान के बीच में कि क्या पाकिस्तान का रोल रहने वाला है, वही चीज एक्सप्लेन पेज में बताया जा रहा है कि यहाँ पे कैसे नेगोशिएशन हो रहा है दोहा में और कौन है वो यूएस के रिप्रेजेंटेटिव जो पूरा नेगोशिएशन को यहाँ पे होल्ड कर रहे हैं। अगला सवाल है बताइए दोस्तों कौन सा पैकेजिंग और प्रोसेसिंग सॉल्यूशन है जिसको यहाँ पे अवार्ड दिया गया सस्टेनेबल एनवायरमेंट कैटेगरी के अंतर्गत जो यहाँ पे इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स के द्वारा। तो यहाँ पे आपका चार ऑप्शन है, टेट्रा पैक इंडिया, डू पॉइंट इंडिया, की सेफ और इकोजिप। तो ये जो अवार्ड है दोस्तों ये एक्चुअली टेट्रा पैक इंडिया को दिया गया है।
अगला दोस्तों वर्ल्ड न्यूज से फिर से वही आर्टिकल आया, यूएस अफगानिस्तान तालिबान के बीच में जो पूरा अग्रीमेंट होने वाला है, और जिस मैंने रिप्रेजेंटेटिव के बारे में बताया था जो यूएस से रिप्रेजेंट करते हैं, जिनका नाम है जलमाई खालजेद, तो ये जिनको आप यहाँ पे स्क्रीन में देख सकते हैं, तो ये पूरा नेगोशिएशन जो है इसको यहाँ पे होल्ड कर रहे हैं। उसके साथ साथ कोशिश यही रहेगी कि कैसे पूरा सीज फायर है इसे मेंटेन किया जा सकता है, ताकि कोई भी यहाँ पे प्रॉब्लम आगे फ्यूचर में ना हो। अगला यहाँ पे जैसे कि आप जानते हैं, इवन जो पेरिस है वहां पे एक येलो वेस्ट मूवमेंट को शुरुआत किया गया था, जिसके अंतर्गत बहुत ज्यादा यहाँ पे वॉयलेंस शुरू हो गया था। अब उसको काउंटर करने के लिए यहाँ पे एक रेड स्कार्फ करके यहाँ पे एक मूवमेंट शुरू हुआ है पेरिस में ही। अब इनकी कोशिश ये है कि जितना भी आप यहाँ पे जो वॉयलेंस है उसको रिड्यूस कीजिए, येलो वेस्ट मूवमेंट को यहाँ पे बोला जा रहा है। अगला अगर इकोनॉमिक पेज पर चलेंगे तो लेफ्ट साइड में जो आर्टिकल आया, ये वेनेजुएला में जो क्राइसिस चल रहा है उसके बाद हो ये सकता है कि जो ऑयल के प्राइस है वो बढ़ सकते हैं, क्योंकि जो सप्लाई है वो रिड्यूस हो जाएगा। जब भी सप्लाई रिड्यूस होता है तो ऑब्वियसली बात है कमोडिटी की जो प्राइस है वो बढ़ जाती है। तो उसी के बारे में ये पूरा आर्टिकल आया हुआ है। और राइट साइड में बात करेंगे कि यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है कि एमएसएमई को हम कैसे सपोर्ट कर सकते हैं। अब जब भी हम एमएसएमई को सपोर्ट करने की बात करते हैं बाय गिविंग बैंक क्रेडिट, तो हमेशा कोशिश ये करनी है कि ऐसे लोगों को देना है पैसा जो एक्चुअली केपेबल है, जो पैसा वापस कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो जो एनपीए का इशू है एक्चुअली बढ़ सकता है। इवन जो यहाँ पे हमारे प्रीवियस आरबीआई के गवर्नर थे, उन्होंने भी यहाँ पे काफी अच्छे से बताया था कि एमएसएमई को अगर हम यहाँ पे अंधाधुन अगर लोन देना शुरू कर देंगे तो कहीं ना कहीं जो एनपीए का इशू है वो एक्चुअली बढ़ सकता है। अगला आपके लिए सवाल है कि बताइए, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हमारे रामनाथ कोविंद जी, उन्होंने रिसेंटली हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट को यहाँ पे अवार्ड दिया है जो कि भारत रत्न है। तो बताइए किसको दिया गया है? प्रतिभा पाटिल, प्रणब मुखर्जी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम या फिर आर.के. नारायण? तो ये सवाल तो काफी सिंपल है, ये आखिर प्रणब मुखर्जी को दिया गया है भारत रत्न। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के बीच, और सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। जय हिंद।